हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संविधान से जुड़ी इस श्रृंखला में। दोस्तों, आज से हम इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से भारतीय संविधान को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार होता क्या है संविधान, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे कैसे बना और क्या है इस संविधान में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार संविधान क्या होता है। दोस्तों, आपने संविधान का नाम सुना होगा। तो संविधान को यदि हम आसान भाषा में समझे तो ये क्या होते हैं, कुछ नियम होते हैं। नियमों का क्या होता है, समूह होता है। आपने सुना होगा कि किसी देश का नाम सुना होगा, किसी संस्था का नाम, या स्कूल कॉलेज या फिर कोई अदर संस्था। उसको संचालित करने के लिए बहुत सारे नियमों के समूह की आवश्यकता होती है। तो नियमों के समूह को ही क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। लेकिन एक बड़े पैमाने के रूप में यदि हम संविधान की चर्चा करें, संविधान को अच्छी भाषा में समझे, किसी देश की किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है, उन मौलिक नियमों को क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है। तो हम आज से भारतीय संविधान को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। संविधान तो बहुत टाइप्स के हो सकते हैं। हमारे घर का भी एक संविधान होता है, ठीक है। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, जिस संस्था में जाते हैं, वहाँ का भी एक संविधान होता है कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी, यह आपका समय होगा, इतने बजे आपका लंच होगा। घरों में भी हमारा संविधान चलता है कि इतने बजे हमें घर वापस आ जाना है। कहीं रुक रहे हैं तो मम्मी से परमिशन लेना है, पापा से परमिशन लेना है। ये सब होता है। तो ये क्या है, हमारे घर के नियम। वैसे तो कहीं लिखे नहीं है, लेकिन कुछ नियम हमारे घर में ऑटोमेटिक लागू होते हैं। वो क्या है, हमारे घर का संविधान। हमारा भारत देश, ऐसे से तो काम चलेगा नहीं कि कुछ नियम बना दिए और देश चल रहा है। इतना बड़ा देश है, उसको चलाने के लिए एक व्यवस्थित दस्तावेज की जरूरत पड़ी। उसी दस्तावेज का नाम है संविधान। उसके अंदर क्या लिखा है, उसके अंदर लिखा है कि हमारा ये देश का शासन किस प्रकार से चलेगा, उसके बारे में कहा उल्लेख है हमारे संविधान में। तो दोस्तों, आज से हम संविधान को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले यदि उस समय की परिस्थिति को जान लिया जाए कि जब ये बना, तो हम इसके भावों को आराम से समझ पाएंगे कि आखिर संविधान सभा में के जो सदस्य थे, उनकी क्या इच्छाएं थी, कैसे बना ये संविधान। तो भारतीय संविधान की शुरुआत मानी जाती है यूरोपीय आगमन के साथ। यूरोपीय आगमन, आपने नाम सुना होगा, डच, पुर्तगाल, फ्रांसिस, डेनिस, इनका सबका नाम सुना होगा। इनकी एंट्री भारत में होती है। कहाँ होती है, इनकी एंट्री भारत में होती है। तो इनके आगमन के साथ ही भारत में संवैधानिक इतिहास का आधुनिक चरण हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, यूरोपीय आगमन को समझने से पहले उस समय की विश्व की परिस्थिति को हमको समझने की जरूरत है। विश्व में उस समय क्या हो रहा था। उस समय एक घटना बहुत बड़ी हुई थी, जिसे विश्व में रेनेसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनेसा या पुनर्जागरण कहा जाता है। यूरोप के क्षेत्र में यूरोप के क्षेत्र में इस्लाम और ईसाइयों के मध्य एक युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था, धर्म युद्ध लड़ा गया था। क्या लड़ा गया था, ये इलाका ग्रीस, नाम सुना होगा आपने, एथेंस, ईरान वाले इलाके में, इस इलाके में युद्ध लड़ा गया। उसमें क्या हुआ, कौन किसके मध्य युद्ध हुआ, ईसाई और मुसलमानों के मध्य। इस युद्ध में क्या होता है, मुसलमानों की विजय होती है, ठीक है। तो जो यूरोप से भारत आने वाला रास्ता था, कुस्तुनतुनिया वाला क्षेत्र, उस मार्ग पर आधिपत्य हो जाता है किसका, उस मार्ग पर आधिपत्य हो जाता है मुसलमानों का। किसका हो जाता है, मुस्लिम का।
तो इनको यूरोप वासियों को भारत आने के लिए कोई रास्ता मिलता है क्या? रोक लगा देते हैं कि आप इस मार्ग से कहाँ नहीं जा सकते, भारत नहीं जा सकते। जब इस धर्म युद्ध में किसकी हार होती है? ईसाइयों की हार होती है। तो उनको थोड़ा आघात लगता है कि हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। क्या हम समझे जाते हैं कि इस दुनिया में, उनका मानना था अंग्रेजों का कि हम क्या है, सबसे ऊंचे वर्ग में हैं और हमारी हार कैसे हो सकती है। तो यहाँ के विद्वानों के मध्य चिंताएं उत्पन्न हो जाती है कि हम किनसे हार गए, मुस्लिमों से हार गए। ये तो शर्म की बात है। तो ये क्या करते हैं, अपने जो प्राचीन ग्रंथ है उनको खंगालते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलतियां होगी जिसके कारण हम इनसे हार गए। और इसी घटना को पुनर्जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनः जागना, कि हम विद्वान तो थे लेकिन ऐसी हमने कौन सी गलतियां कर ली थी जिसके कारण हम युद्ध में हार गए। जब ये विद्वान अपने ग्रंथों को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो ऐसा अपने ग्रंथों के माध्यम से बहुत सारी नई चीजों का ये आविष्कार करते हैं। आपने सुना होगा कि जब पुनर्जागरण के बाद में नए नए आविष्कार होते हैं। क्या होते हैं? नए नए आविष्कार होते हैं। आपने सुना होगा कि जहाजों का आविष्कार होता है, नावों का आविष्कार होता है, उसके बाद में कागज का आविष्कार होता है। बहुत सारे ऐसे नए नए इन्वेंशन होते हैं इसके बाद, पुनर्जागरण के बाद। ठीक है, तो दो घटनाएं आपको याद रखना। एक धर्म युद्ध के कारण क्या होता है? पुनर्जागरण। और कुस्तुनतुनिया वाला यूरोप से भारत आने वाला कौन सा रास्ता? यूरोप से भारत आने वाले रास्ते पे किसका अधिकार हो गया? मुसलमानों का अधिकार हो गया। अब यहाँ से सीधे भारत नहीं आ सकते। यूरोपियन प्राचीन काल से भारत से ट्रेड करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। लेकिन क्या होता था, इस मार्ग से आते थे, स्थल मार्ग से। और इस मार्ग पे किसका शासन हो गया? इस्लाम का। किसका शासन हो गया? इस्लाम का। तो अब यहां से ये सीधे आ नहीं सकते। धर्म युद्ध में ये हार चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसके हार के बाद इनकी क्या होती है? बुद्धि विकसित होती है। जब ये अपने धर्म ग्रंथों को खंगालते हैं, उसके बाद में इनमें नई ऊर्जा, नई सोच का विकास होता है। तो नई ऊर्जा और नई सोच के साथ नई नई खोजें करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज होगी जहाजों की। कि जहाजों का की खोज करेंगे, नावें बनाएंगे। और अब यदि आपने नाव बनाई तो ये क्या कोशिश करेंगे कि हमको भारत जाना है। कहाँ जाना है? यूरोप से। यदि यूरोप का ऐसा मैप देखें हम, ठीक है, ये मान के चलिए अफ्रीका है, ठीक है, ये यूरोप है, ठीक है। तो पहले भारत ऐसे सीधे आ सकते थे, लेकिन इस मार्ग पे किसका अधिकार हो गया? मुस्लिमों का। तो अब उनने सोचा कि हमको भारत तो जाना है, हम कैसे जाएंगे? यहाँ से होते हुए ऐसे घूम के भारत जाएंगे। ठीक है, उसके लिए क्या बनाए उनने? नावें बनाई, जहाज। तो बहुत सारे यात्री यूरोप से निकले। यहाँ एक देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। बहुत सारे नाविक निकले। तो भारत की खोज में निकले तो कुछ लोग अमेरिका पहुंच गए। यहाँ आपको सबको मालूम है कि यहाँ अमेरिका है, यहाँ दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, कुछ भारत की खोज में निकले तो रास्ता भटकते हुए कहाँ पहुंच गए? अमेरिका पहुंच गए। लेकिन आखिरकार एक पुर्तगाल के नाविक जिसका नाम था वास्को डिगामा, इसको क्या मिली? सफलता मिली। और ये 1498 में, कब? 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। बहुत सारी बुकों में लिखा है, बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। लेकिन भारत की खोज नहीं की। क्या भारत इतना नया है कि 1498 ईस्वी में बना? भारत, यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? वास्को डिगामा ने। ठीक है, तो वास्को डिगामा भारत आता है और भारत आने के पीछे उद्देश्य क्या होता है इनका? मसाले, मसाले प्राप्त करना। क्योंकि आप जानते हो हमारे यहाँ के मसाले विश्व प्रसिद्ध है। और जो यूरोपवासी है वो अधिकतम क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो उनको मसाले की
की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ठीक है। तो वो मसाला लेके कौन, वास्को डी गामा जाता है यूरोप और वहाँ सेल करता है, व्यापार करता है, तो उसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है दोस्तों, 60 गुना। तो आप भी समझिए कि यदि आपका कोई दोस्त दिल्ली मुंबई जाए और वहाँ से यदि अच्छी आमदनी प्राप्त करके लौटे, तो पड़ोस में के लोगों के मन में भी आएगा कि क्यों ना हम भी जाए और हम भी वहाँ क्या करें, व्यापार करें। तो ऐसा ही हुआ यूरोप में भी। पुर्तगाल में वास्को डी गामा को देखकर यूरोप के अन्य देशों के मध्य भी क्या हुआ कि हम भी जाए और भारत के साथ क्या करें, व्यापार करें। ठीक है दोस्तों। तो अन्य देशों में भी सबने क्या, अपने अपने देशों में एक गुट बनाए, कंपनियां बनाई और कहाँ निकल गई है, भारत के लिए व्यापार में। ये तो हुई छोटी सी कहानी। अब समझते हैं, हमें सबसे ज्यादा जानकारी जुटाना है अंग्रेजों के बारे में, क्योंकि अंग्रेज ही हमारे लिए वो पृष्ठभूमि तैयार करके देंगे जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने संविधान की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। तो 1600 ईस्वी में, कब, 1600 ईस्वी के समय पे इंग्लैंड के कुछ व्यापारी या ब्रिटेन के व्यापारी वहां की महारानी एलिजाबेथ से कुछ एक पत्र लिखवा के लाते हैं। किसके नाम का, अकबर के नाम का, कि मैं भारत क्या व्यापार करने जाना है, आप साइन करके एक अकबर के नाम का पत्र लिख दीजिए। लेकिन जैसे ही वो भारत पहुंचते हैं तब तक अकबर की मृत्यु हो जाती है और उसका बेटा जो सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से गद्दी पे बैठ चुका होता है। ठीक है दोस्तों। वो पत्र लेके आते हैं महारानी का कि हमारे महारानी ने बोला है कि आप भारत में जाके क्या करिए, व्यापार करिए। अब जहांगीर भी उनको परमिशन कर देता है कि आप क्या करिए, व्यापार कर सकते हैं भारत। ठीक है दोस्तों। तो धीरे धीरे ये क्या करते हैं, एक छोटी सी कंपनी स्थापित करेंगे, मसालों का व्यापार चालू करेंगे। इनका मुख्य काम था व्यापार करना, ट्रेड करना। लेकिन देखो, यदि मुनाफा ज्यादा होने लगा तो ये क्या करेंगे, भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदेंगे। धीरे 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 करते करते ये क्या करेंगे, अपने क्षेत्रों में बढ़ावा करते जाएंगे। लेकिन भारत में उस समय एक केंद्रीय सत्ता काफी मजबूत थी। जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब काफी अच्छे शासक हुए हैं, तो उन्होंने ज्यादा इनको भाव नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मुगल सत्ता देश में कमजोर होती है, केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है, तो क्या होता है, अंग्रेज शक्तिशाली हो जाते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, मैंने यहाँ भी डेट लिखी है, 1707 ईस्वी। इसमें क्या हो जाती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी थे, आप ही जानते हो कि उतने काबिल नहीं थे जितने होना चाहिए था। तो धीरे धीरे मुगलों के हाथ से क्षेत्र निकलते जाते। जिस तो उसी समय क्या होता है, बंगाल का शासक मुर्शिद कुली खां, कौन, मुर्शिद कुली खां स्वयं को क्या कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है। बंगाल वाले इलाके में बोलता है कि हम कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। वैसे भी पहले भी ये शासन किया करते थे, लेकिन कैसे शासन करते थे, ये मुगल लोग को क्या भेजा करते थे, टैक्स भेजा करते थे, तो मुगल इन पे आक्रमण नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही मुगल सत्ता कमजोर हुई, वैसे ही क्या हुआ, बंगाल ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और अंग्रेजों की बारीक नजर थी बंगाल वाले इलाके, क्योंकि बंगाल दोस्तों भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। आपने बंगाल की कहानी सुनी होगी। बांग्लादेश जो जिस जगह पे है अभी, आपने देखा होगा कि दो नदियां यहाँ आती है, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र का बहुत बड़ा विशाल का मैदान, जो कि जूट उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वो यहाँ पे है। सुंदरवन का डेल्टा यहीं पे है। तो इस वाले क्षेत्र पे इनकी नजर पड़ती है कि हमको, तो ये क्या करते हैं, इनका सिंपल सा फार्मूला था कि एक राजा का क्या करना है, हमको सहयोग करना है, और दूसरे के विरुद्ध क्या करना है, इसको उकसाना है युद्ध के लिए। और फिर युद्ध में वो सहयोग करते थे, और सहयोग करने के बदले फ्री में तो सहयोग करेंगे नहीं,
सहयोग करने के बदले क्या लेंगे? कुछ पैसे लेंगे या फिर कुछ गिफ्ट लेंगे। ठीक है, तो ये मदद करते थे और इसके माध्यम से उनके पास क्या हो गया, भूमि का अधिक से अधिक क्षेत्र बढ़ने लगा। भड़का के आपने इनकी बहुत सारी पॉलिसियों के बारे में पढ़ा होगा, इनकी हड़प नीति वगैरह वगैरह, ये इनके काम थे अंग्रेजों के। लेकिन दो घटनाएं होती है भारत में, उसके बाद में इनके पास बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। क्या होता है? बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता है। एक युद्ध का नाम आपने सुना होगा, मैंने आपको डेट यहाँ लिखी है, 23 जून 1757 में एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है। ये युद्ध लड़ा जाता है प्लासी नामक स्थान पे। किस स्थान पे लड़ा जाता है? प्लासी नामक स्थान पे ये युद्ध लड़ा जाता है। और ये युद्ध कब लड़ा जाता है? ये युद्ध लड़ा जाता है 23 जून को। कब लड़ा जाता है? 23 जून को। प्लासी स्थान है भागीरथी के तट पे। कौन सी नदी के तट पे है? भागीरथी। ठीक है, इस नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा जाता है। इसमें किसके मध्य होता है युद्ध? ये होता है अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच। किसके बीच होता है? अंग्रेजों। तो अंग्रेजी सेनापति रहता है क्लाइव लाइड। कौन रहता है? क्लाइव। कौन रहता है? क्लाइव। तो वही बंगाल का शासक होता है सिराजुद्दौला। कौन होता है? सिराजुद्दौला। ये बहुत ही प्रतापी शासक होता है। कौन? सिराजुद्दौला। लेकिन इसके ही सेनापतियों के द्वारा क्या होता है, इसको धोखा दिया जाता है, जिसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध में हार जाता है। ठीक है, मीर जाफर इसमें धोखाधड़ी कर देता है षड्यंत्र के माध्यम से, जिससे किसकी मृत्यु, कौन मारा जाता है? सिराजुद्दौला मारा जाता है। तो इस युद्ध के माध्यम से बंगाल पे आंशिक रूप से आधिपत्य हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज क्या करते हैं, वहां अपना एक कठपुतली जैसा व्यक्ति बिठा देते हैं जो उनकी सुने। ठीक है, मीर जाफर। उसका नाम क्या होता है? मीर जाफर। मीर जाफर को बोलते हैं कि क्या आप नवाब बन जाइए। बाकी सारे काम कैसे करते हैं? अंग्रेजी करते थे। लेकिन मीर जाफर को सिर्फ बंगाल की जनता विद्रोह ना करे इसलिए इसको क्या बना दिया जाता है? नवाब। ठीक है, लेकिन ये भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। तो इसी के दामाद कौन? मीर कासिम। किसको? मीर कासिम को अंग्रेज क्या नियुक्त करते हैं? बंगाल का नवाब नियुक्त करते हैं। किसके द्वारा नियुक्त है? ये अंग्रेजों। लेकिन ये अंग्रेजों की नहीं सुनने लग जाता है। तो फिर क्या होता है? एक और युद्ध होता है। कब? 1764 में। अब अंग्रेजों के पास क्षेत्र तो बहुत बड़ा आ गया था। ठीक है, शासन करने के लिए अंग्रेजों के पास क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ गया था। लेकिन एक ताबूत में अंतिम कील जो बोलते हैं वो ठोकना बाकी था। ठीक है, तो 1764 में एक और युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध को नाम दिया जाता है बक्सर। क्या नाम दिया जाता है? बक्सर का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। ये युद्ध होता है दो लोगों के बीच में, अंग्रेज और एक त्रिगुट के बीच में। तो त्रिगुट में कौन कौन शामिल होता है? मुगल शासक। कौन शामिल होता है? एक मुगल शासक होता है, एक अवध का नवाब। कौन होता है? अवध का नवाब। उसके बाद में तीसरा व्यक्ति होता है इसमें बंगाल का नवाब। कौन होता है? बंगाल का नवाब। ठीक है, तो इस त्रिगुट का सामना होता है किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजी सेनापति इसमें होता है हेक्टर मुनरो। कौन होता है? हेक्टर मुनरो सेनापति होता है। कहा? किसका? अंग्रेजों का। इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हो जाती है।
और अंग्रेजों के पास पूरे बंगाल वाले इलाके में किसका शासन हो जाता है? अब अंग्रेजों का। अब तो लेकिन वो क्या करते हैं, द्वैत व्यवस्था लागू करते हैं, द्वैत प्रशासन की। अपना वाला एक नवाब बिठा देंगे, उनसे बोलेंगे कि आपका काम क्या है, सिर्फ कुर्सी पे बैठिए, बढ़िया हम आपको पेंशन देंगे, राजस्व वाजस्व छोटे मोटे काम हम कलेक्ट करेंगे, और बड़े बड़े आपको काम करना है। ठीक है, बड़े बड़े का मतलब व्यंग के तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है, राजस्व वाला काम कौन करते थे? जो सबसे प्रमुख काम था वो अंग्रेज करते थे। बाकी राजा का काम था कि आप कुर्सी संभालिए, छोटे मोटे डिसीजन लीजिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो ये कहानी है 1700। उसके बाद एक संधि होती है, कब? 1765 में, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। बस कुछ नहीं, ये सारी अंग्रेजों के पक्ष में होती। इसी के बाद चालू होता है अंग्रेजों का भारत में शासन। और भारत में शासन करने के लिए क्या कुछ नियमों की आवश्यकता होगी, तो यहीं से चालू होगा भारतीय संवैधानिक इतिहास। क्या चालू होगा? भारत का संवैधानिक इतिहास चालू होगा। देखो, अब भारत पे शासन अंग्रेज कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के नाम पे कौन कर रहा है? एक कंपनी कर रही है, और उस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी भारत पे रूल कर रही है, लेकिन ब्रिटिश संसद में बैठे लोगों को समझ में आ गया कि यदि इस कंपनी को ज्यादा छूट दी तो ये क्या हो जाएंगी, बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और हमारी सुनेगी नहीं। तो इस पर कुछ पाबंदियां लगाने के उद्देश्य से क्या करेगी ब्रिटिश संसद? बोलेगी कि आप जो प्रशासन चला रहे हो वो व्यवस्थित रूप से नहीं चला रहे हो भारत में, तो आप ऐसे किस प्रकार से प्रशासन चलाओगे वो हम नियत करेंगे, हम निर्धारित करेंगे कि आप भारत में शासन कैसे चलाएंगे। तो 1773 में ब्रिटेन की संसद के द्वारा एक एक्ट पारित करके भेजा जाता है, कहा? भारत में, कि आपको जो शासन करना है भारत में वो किस माध्यम से करना होगा? जैसे हम आपको नियम बना के देंगे, उस नियमों के आधार पे आपको क्या करना है, भारत में रूल करना है। तो ब्रिटिश संसद कुछ नियमों के समूह को पारित करके भारत भेजती है, और उसी का नाम होता है रेगुलेटिंग एक्ट। और यही से भारतीय संविधान की कहानी चालू होती है। धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूवमेंट आते जाएगा, भारत में विद्रोह होंगे, कुछ क्रांतियां होगी, ठीक है, कुछ पत्राचार होगा, पत्रों के माध्यम से कुछ डिमांड रखी जाएगी। तो इम्प्रूव करते करते 1773 से लेके 1857 की क्रांति, और उसके बाद में जितनी भी डिमांड, क्या भारतीय लोग धीरे धीरे कैसे होते जाएंगे, जागरूक होते जाएंगे। तो भारत के अनुसार भारत पहले बोलेगा कि डोमिनियन का दर्जा दो, फिर बोलेगा पूर्ण स्वराज चाहिए, अब तो हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, अभी तो हमें गणतंत्र का दर्जा चाहिए। तो कोई भी काम ना एकाएक नहीं होता। तो भारतीय संविधान भी एकाएक बन गया? नहीं, इसकी कुछ कुछ बैकग्राउंड था। अगर हम इस बैकग्राउंड को आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो यही यही खाका क्या बनेगा हमारा, आगे जाके संविधान बनेगा। मॉडिफाई वर्जन आता है ना मोबाइल का, ठीक है, कोई भी एप्स आप इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन, तो देखते हो कि 3-4 महीने बाद एक अपडेट वर्जन आता है उसका। उसी टाइप से क्या होगा, इन्हीं नियमों के समूह में अपडेट वर्जन आते जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अपडेट वर्जन आएगा उसमें उस समय की परिस्थिति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। यदि उस समय की आप परिस्थिति जान पाओगे तो आपको लग जाएगा कि क्या चेंज हुआ है। आपको रटने की जरूरत नहीं, एक कहानी के माध्यम से आप फ्रेम करोगे कि क्या हुआ उस समय की। ये जैसे आपने नाम सुना होगा कि 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद कंपनी से शासन लेके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। तो उसके पीछे की घटना क्या थी? उसके पीछे की घटना थी कि भारत में क्या हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, क्रांति हो गई थी, और अंग्रेज अपना नाम खराब करना बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो ऐसी कहानियां जुड़ी है। यदि आप उन कहानियों को समझोगे तो संवैधानिक इतिहास को समझना बहुत आसान है। और आपने यदि संविधान के इतिहास को समझ लिया तो सिर्फ कुछ संविधान के आर्टिकल आपको समझने की जरूरत है, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं।
माइंड पूरी तरह से फ्रेश हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको स्टोरी बताई, कल से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या क्या प्रावधान थे। एक एक वीडियो में एक एक एक्ट के प्रावधान को हम डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से समझे, चाहे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें पढ़ेंगे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।